हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जो जितने भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर, उनका एक सब्जेक्ट हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन हैगा बीकॉम ऑनर्स वालों का, और बीकॉम प्रोग्राम वालों का सब्जेक्ट हैगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। उनकी एक दोनों की कॉमन यूनिट्स होंगी कुछ, तो उसमें से यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 जिनका नाम हैगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों यूनिट को आज की वीडियो में हम डिटेल में वन शॉट इनकी रिवीजन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके रिलीवेंट है, आपके एग्जाम में काम आएगी आप लोगों को। ये कंप्लीट रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा प्यार आपने पिछली वन शॉट वीडियो को दिखाया है जिसमें हमने यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 डिस्कस करे थे, उसी तरीके से इस वीडियो पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास आता है मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट इज द आर्ट और साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर विद और ओवरऑल पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक आर्ट है और साइंस है, या तो आर्ट है या साइंस है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी काम करवाते हैं दूसरों के द्वारा। किस चीज के लिए? अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए। जब ये काम हम करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है? बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑफ साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी बेस करता है, और साथ में किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है उस पर भी बेस्ड होता है कि क्रिएटिविटी, थिंकिंग, इमेजिनेशन कितनी है उस पर भी बेस होता है। तो ये इस तरीके से साइंस और आर्ट्स दोनों है। प्रोसेस है मैनेजमेंट के। प्रोसेस में कई सारी सीरीज होती हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ये हो गए प्रोसेस इसके। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इट स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू। ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करता है। बिहेवियरल साइंस है, स्टडी ग्रुप बिहेवियर थ्रू सोशल साइंस, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें हो जाती हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। डायनेमिक है, मतलब मैनेजमेंट को चेंजेस के साथ एडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, इसलिए डायनेमिक कहलाता है। कॉन्टिन्यूस है, मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस की जरूरत हमें हर जगह होती है, मैनेजमेंट की जरूरत हर समय पड़ती रहती है। इसे हमें मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज का हो। परवेजिव है, मतलब हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गोल ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट गोल। अगर गोल ही नहीं होंगे तो हम मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे, किन का करेंगे, किस लिए करेंगे? तो इसलिए गोल का होना जरूरी है, ये गोल ओरिएंटेड कहलाता है। ये हो गए मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे? अब आएगा हमारे पास फंक्शंस कौन कौन थे मैनेजमेंट के। तो नंबर 1 फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हमें फ्यूचर में क्या काम करना है उसके लिए जब हम एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग। क्या है प्लानिंग? इन्वॉल्व सेटिंग अप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना, डिसाइड करना, इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? फंक्शन विच ब्रिंग प्लान इनटू एक्शन। जो हमने प्लानिंग में प्लान्स डिसाइड करे थे उन्हें एक्शन में लाना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज, और सभी रिसोर्सेज जिनकी जरूरत है हमें काम को करने के लिए, उन सभी को इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग में क्या होता है? तो स्टाफिंग का मतलब होता है, ये एक एक्सटेंशन है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है उसको जब हम देखकर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टाफिंग। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने इट इज ऑल अबाउट कीपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटिंग। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब एम्प्लॉयज देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, उन्हें कंट्रोल, एक तरीके से मोटिवेट करना, ये हमारा डायरेक्टिंग के अंदर आता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में जो हमने प्लान डिसाइड करा था और जो हमारी एक्चुअल वर्क हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर डेविएशन है तो उसे ठीक करना, ये हमारा प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब बात आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के कुछ लेवल होंगे। नंबर 1 है टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है? तो इस लेवल पर जितने भी ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें लोग इसमें आते हैं। इट इज लेवल विद मैक्सिमम अथॉरिटी। इस लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी और पावर होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं टॉप लेवल के? तो आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस एंड पर्पस। मतलब बिजनेस का पर्पस क्या है और कब तक ये एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर इन्हीं के पास होता है। डिजाइन सेटअप गोल्स, गोल्स को डिजाइन करता है, सेटअप करता है मिडल और लोअर लेवल के लिए।
रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए, और दे आर इन चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिम्यूनरेशन टू पीपल, और बियरर ऑफ लॉस, लॉस को भी यही लोग बियर करते हैं, प्रॉफिट और रिम्यूनरेशन लोगों को यही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? हेड ऑफ वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो कई सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके जो भी हेड बना दिए जाते हैं वो हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके? तो कम्युनिकेट गोल ऑफ टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जो टॉप लेवल के गोल है उन्हें लोअर लेवल को कम्युनिकेट करना, डिजाइन सब गोल्स बनाना अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, सुपरवाइज एंड गाइड लोअर लेवल मैनेजर, जो इनके नीचे मैनेजर लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं उन्हें सुपरवाइज करना, आंसरेबल टू टॉप लेवल, आंसरेबल होते हैं ये टॉप लेवल को, और एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव और ऑफ लोअर लेवल, और लोअर लेवल के जो लोअर लेवल होता है उसके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं टॉप लेवल के सामने। थर्ड है हमारा लोअर लेवल। तो इसमें कौन कौन आता है? मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, फैक्ट्री लेवल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं लोअर लेवल में। दे कीप चेक ऑफ टाइम, स्पीड, कॉस्ट, वेस्टेज, ये सारे किन चीज पर चेक रखते हैं? टाइमली काम हो, स्पीडली काम हो, कॉस्टली ज्यादा ना हो और वेस्टेज ज्यादा ना हो, इन सारी चीजों पर ये लोअर लेवल के मैनेजर चेक रखते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके? प्लान डेली एंड रूटीन वर्क टू बी डन बाय वर्कर, प्लान करना है क्या डेली काम होना है, रूटीन वर्क क्या करना है वर्कर्स को। ऑर्गेनाइजिंग ऑल रिसोर्स एंड मेक नेसेसरी परचेज, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और जो जरूरत की परचेजेज हैं वो सारी परचेजेज करना इनका काम होता है। हैंडल एंड रिजॉल्व डे टू डे कन्फ्लिक्ट ऑफ वर्कर के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उन्हें हैंडल करना इनका काम होता है। एडवाइज एंड असिस्ट वर्कर ड्यूरिंग द वर्क ऑफ, वर्कर्स को एडवाइस गाइडेंस प्रोवाइड करवाना इन्हीं लोअर लेवल के मैनेजर्स वगैरह का काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस किस लिए है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड विजन, मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हम मिशन, हमारा गोल क्या है वो सेट करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सेकंड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कोई भी चीज प्लान या कंट्रोल करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट से क्या होता है जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, इन सभी का इफिशियंटली यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट अगर अच्छा मैनेजमेंट हो तो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करता बल्कि इंडिविजुअल्स के गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है, जिससे उनका भी डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ सिक्स्थ है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अ गुड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड एंगेज इन वेरियस प्रोग्राम्स। एक जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन करता है, कई सारे हेल्पफुल वर्क करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेजमेंट की इसेंस है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जब हम क्या करें, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होंगे, मतलब जितने भी ह्यूमंस के एफर्ट्स कर चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब उन्हें एक साथ में यूनिटी प्रोवाइड करवा दें जिससे वो सब एक काम के लिए, एक गोल के लिए ही वर्क करें, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, ये एक परवेसिव फंक्शन है। एवरी डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट, सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ता है। रोल क्या है कोऑर्डिनेशन का? तो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, अ फुल प्रूफ प्लान इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन। एक प्लान तभी फुल प्रूफ होगा, सक्सेसफुल होगा, जब उसमें कोऑर्डिनेशन उस प्लान में होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे रोल है? द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। जो सभी डिपार्टमेंट और लोग होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके जो रोल हैं, ड्यूटीज हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करनी चाहिए जिससे कोई कंफ्लिक्ट ना हो। थर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, तो स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दीज आर ऑल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग में हमारे कई सारे प्रोसेस आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारे आते हैं, तो इन सभी के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन एज डायरेक्टिंग, थ्रू डायरेक्टिंग अ टीम लीडर कोऑर्डिनेट द टास्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग से कोई लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स के टास्क को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना चैप्टर। आगे देखते हैं और क्या है चैप्टर के अंदर। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैनेजमेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो देखिए अब कुछ बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे सोचेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो देखिए ये वीडियो आएगी वो बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है। वैसे तो ये सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ड्यू सोल का, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है। स्टडी मटेरियल में वो कंसेप्ट नहीं है, जो स्टडी मटेरियल में है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो कुछ नहीं पता ड्यू सोल के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार आपको इसको भी ओवरव्यू कर लेना चाहिए। मैं समझा तो रही हूँ, आपको सुन लेना चाहिए। अगर आप फिर भी इसको नहीं सुनना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही।
तो देखिए, हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के तीन क्लासिकल स्कूल्स हैंगे। नंबर वन क्लासिकल, मतलब तीन स्कूल्स हैंगे, क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल और मॉडर्न अप्रोच। तीन तरीके से मैनेजमेंट काम करता है। तो क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? इट इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट दैट इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कौन सी अप्रोच है? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तब जो मैनेजमेंट की अप्रोच अपनाई गई थी उसे हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। ऑल्सो इसे और हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं। इसमें के तीन कंट्रीब्यूटर हैं। किन किन साइंटिस्टों ने इसमें अपना योगदान दिया है? एफ डब्ल्यू टेलर ने ये अप्रोच दी थी, हेनरी फ्योल ने और मैक्स वेबर ने, इन तीनों ने ये अप्रोच दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, तो इसमें जो टेलर ने अप्रोच दी थी उन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। एफ डब्ल्यू टेलर इज कंसिडर्ड ए फादर, और एफ डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या रूल्स दिए थे? तो देखिए, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ही स्टेट दैट देयर आर मेनी वेज टू अचीव द गोल बट देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। मतलब कई सारे वेज होते हैं किसी काम को करने के, लेकिन किसी काम को अच्छे से करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। ये बताता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेलर कंडक्ट वेरियस स्टडी, और इसके बेसिस पर टेलर ने कई सारी स्टडी दी हैं, जैसे कि मेथड स्टडी। इसमें हमें क्या पता करना होता है कि कितने तरीके हमारे पास किसी काम को करने को, बहुत सारे लिखने होते हैं। मोशन स्टडी, इसमें क्या होता है? मोशन ऑफ मशीन और वर्कर के मोशन, मतलब मूवमेंट की, वर्कर के मूवमेंट और मशीन्स की मूवमेंट को नोट डाउन करना होता है, उन्हें एक तरीके से चेक करना होता है। थर्ड है टाइम स्टडी। इसमें क्या होता है? डिसाइड स्टैंडर्ड, मतलब हमें एक टाइम डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम में कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फोर्थ है फैटिग स्टडी। ये हमें बताता है कि वर्कर्स को काम करते करते कितने रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी, ये हमें चेक करना होता है इसके अंदर, ठीक है, डिसाइड करना होता है। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये तो हो गया हमारा क्या चीज, ये साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। अब सेकंड इसकी जो रूल दिया था इसने, ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ दे शुड बी सेट एंड वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन। इन्होंने कहा था कि एक डे का एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमें डिसाइड कर देना चाहिए कि एक दिन में इतनी तो चीजें बननी है। अगर इससे ज्यादा कोई वर्कर बनाता है तो उसे उस पीस के अकॉर्डिंग फिर ज्यादा वेजेस दिए जाने चाहिए। ये बताता है हमारा ये सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क अमंगस्ट मैनेजर एंड वर्कर, मतलब हमें वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए मैनेजर के बीच में और वर्कर के बीच में। क्या काम मैनेजर करेगा, क्या काम वर्कर करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनको एक तरीके से उनसे फीडबैक्स लेनी चाहिए। इसमें क्या क्या आता है डिवीजन ऑफ वर्क में? तो डिवीजन ऑफ वर्क करके इन्होंने 8 तरीके के फंक्शनल फोरमैनशिप बना दी थी, जिसे हम कहते हैं वर्क को जब डिवाइड करते हैं इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो उसे कहा जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसमें 8 वर्कर्स होते हैं। किस किस टाइप के? नंबर 1 होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होता है? जो हमें बताता है कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये कौन होता है? हु लेट्स डाउन रूल्स एंड पॉलिसी टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग। काम करते समय क्या क्या रूल्स और पॉलिसी फॉलो करनी है वो ये बताता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या बताता है? हु स्पेसिफाई स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट फॉर ईच जॉब। हर काम के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम है, वो सारी चीजें ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है। फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। ये कौन होता है? तो ही इज वन इंश्योर दैट वर्क इज बीइंग डन इन सिंसियर एंड डिसिप्लिन्ड वे। ये देखता है कि जो वर्क किया जा रहा है वो डिसिप्लिन और सिंसियरली वे में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिफ्थ है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होता है? ही इज वन इंश्योर वर्क इज डन एज पर शेड्यूल। ये डिसाइड करता है कि जितना टाइम हमने दिया गया था हर वर्क को लिए, उतने टाइम में कोई हर सारे वर्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। सिक्स है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है? तो ही इज वन हु कीप टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर यूज ऑफ वर्कर। गैंग बॉस वो होता है जो टूल्स और मशीन्स को रेडी करके रखता है वर्कर के काम करने के लिए। सेवंथ है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस बॉस कौन होता है? ये देखता है कि मशीन्स जब वर्कर्स जब वर्क कर रहे हैं तो मशीन ढंग से काम करती रहे। एट्थ है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड को देखता है, चेक करता है, वो होता है हमारा इंस्ट्रक्टर। फिर फोर्थ था इनका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ प्रिंसिपल था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? डिजाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी टास्क। हर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना चाहिए कि इतना तो काम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन मीन डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर एक्टिविटीज। जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसे कई सारी सिंपलर एक्टिविटीज में डिवाइड कर देना हमारा कहलाता है सिंप्लीफिकेशन। फिफ्थ है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? टेलर एम्फेसिस अपॉन अ चेंज इन आउटलुक ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर। टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो टॉप लेवल के वर्कर हैं, लेवल के मेंबर्स हैं और लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, इनके बीच में एक
अप्रोच हमें रखनी चाहिए जिससे इनके बीच में एक दूसरे के लिए जो हम कहते हैं फेद बना रहे और ये अच्छे से काम करते रहे एक दूसरे के लिए। ये कहता है मेंटल रिवॉल्यूशन में कि इनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड अप्रोच थी, ये तो हो गई हमारी एफडब्ल्यू टेलर की। सेकंड थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अप्रोच, किसने दी थी देखिए, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो इन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, डिवीजन ऑफ वर्क का। इन्होंने कहा था वर्क को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए वर्कर के बीच में। सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहा था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कुछ अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना पड़ता है। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी उस काम के लिए, वो हमारी कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्योल ने क्या सजेस्ट किया था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वर्कर्स को कुछ अथॉरिटी भी देनी चाहिए, मतलब कुछ डिसीजन वर्कर खुद भी ले सके, इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए उन्हें। थर्ड है डिसिप्लिन। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट शुड स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस अमंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय है वो डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ काम करने चाहिए। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब इन्होंने कहा था कि हर एक मतलब वर्कर्स को सिर्फ एक सिंगल बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, कई सारे बॉस नहीं होने चाहिए उनके। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट सजेस्ट ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन कॉमन गोल। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका एक ही गोल होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इंटरेस्ट है, गोल है, वही इंडिविजुअल का गोल और इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल का गोल और इंटरेस्ट है उसी को हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी मानना चाहिए। मतलब दोनों के इंटरेस्ट को हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। सेवंथ है रिम्यूनरेशन। तो ये क्या कहते हैं, जो रिम्यूनरेशन होनी चाहिए वर्कर की वो फेयर होनी चाहिए उनके वर्क के अकॉर्डिंग। एट्थ है सेंट्रलाइजेशन। फ्यूल सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर एंड हायरार्की। इन्होंने सजेस्ट किया था कि मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा हायरार्कियल लेवल्स नहीं बनाने चाहिए, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर रखनी चाहिए। नाइन्थ है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी किसी से भी बात नहीं कर सकता, एक कम्युनिकेशन के लिए एक चेन फॉलो की जानी चाहिए जिसे कहा गया था स्केलर चेन। टेंथ है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, मतलब सभी एम्प्लॉयज के साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। 11th है ऑर्डर। इट रिलेट्स टू मेंटेन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज हैं उनका सभी का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेबिलिटी क्या होती है, तो मतलब एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। 13 है इनिशिएटिव। मतलब मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए वर्कर्स को कि वो किसी भी काम को करने के लिए फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप्स ले। फोर्थ है स्पिरिट द कॉर्प्स। इट मींस यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मतलब द प्रिंसिपल एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। मतलब वर्कर्स के बीच में टीम वर्क को ज्यादा अप्रोच दी जानी चाहिए, ज्यादा उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वो टीम वर्क में काम करें। ठीक है, हेनरी और फ्योल दोनों के हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर दोनों के हमने प्रिंसिपल देख लिए। अब एक हैगा मैक्स वेबर के प्रिंसिपल, इन्हें और देखते हैं। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, नंबर 1 टास्क स्पेशलाइजेशन। ही सजेस्ट दैट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय को वर्क को डिवाइड कर वर्क हमें उन्हें देने चाहिए। Second है formal hierarchical structure. Under this, Weber suggests manager should be organized into layers such that top level has greatest power. इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पावर है उसे हायरार्कियल लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। थर्ड है फॉर्मल सिलेक्शन। अंडर दिस ही सजेस्ट एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, उनके नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की बेसिस पर। फोर्थ है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इन नेचर। जो एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है रूल्स एंड इक्विपमेंट। तो इसका है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरी एक्टिविटी। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट को सभी एक्टिविटीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही चाहिए।
Sixth, advancement based on achievements. It implies that managerial decision relating to promotion should be based on performance of employee. It motivate employee to give their best. मतलब इन्होंने कहा था कि क्या नाम है, वो जो प्रमोशन किया जाना चाहिए वो मैनेज एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर किए जानी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहें। तो देखिए ये हमारा इतना चैप्टर और कंप्लीट हो गया। अब बाकी एक पार्ट और रह गया उसका, वो भी देख लेते हैं। अब आएगा हमारे पास न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट क्या होता है? मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्रिटिसाइज द अजम्पशन ऑफ प्रीवियस स्कूल्स। मतलब अब जो मॉडर्न थ्योरीज फॉलो, मॉडर्न अप्रोचेस फॉलो की जाती है मैनेजमेंट की, जो कि जो पुरानी थ्योरी हैं उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं, मतलब उन्हें डिस्क्रिमिनेट करती हैं। दे स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम विच टेक इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिलीवर आउटपुट बैक टू एनवायरनमेंट। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ओपन स्ट्रक्चर है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेता है और वापस चीजें बनाकर उसे ही डिलीवर कर देता है। टू मॉडर्न थ्योरीज देंगी, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग वेरियस सब पार्ट ऑपरेटिंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। ये स्टेट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है और सभी का एक मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। Second, a contingency theory. This approach states that there is no best style of management. Every style has its own suitability and setup of application. ये theory suggest करती है कि कोई मैनेजमेंट का कोई एक स्पेशल स्टाइल नहीं होता, जिससे हर तरीके के लिए हर तरीके का मैनेजमेंट अच्छा होता है, suitable होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ depend upon organizations. They cannot compete and with each other, but rather they can mix and match as per situation. ये एक दूसरे के साथ competent, मतलब एक तरीके से कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ मिक्स होकर जिस तरीके का हमें मैनेजमेंट चाहिए उस तरीके का क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए ये हो गया आपका मैनेजमेंट का ये मॉडर्न अप्रोच भी कंप्लीट। अब हैगा हमारे पास कंपैरिजन हैगा क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच में। तो थ्योरिस्ट सबसे पहले किसने कौन सी में थ्योरी दी है? तो क्लासिकल अप्रोच में एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर ने दी है। न्यू क्लासिकल में एल्टन मायो और एम.सी. जॉर्जर ने दी है। मॉडर्न में फ्रेड एडवर्ड, फील्डर, पीटर सिंह, पीटर डकर, इन सब ने दी है। फोकस क्या था? तो क्लासिकल का फोकस था एड्रेस प्रोडक्टिविटी चैलेंज एंड इशू इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में इशू हैं उन्हें सॉल्व करना था क्लासिकल का। न्यू क्लासिकल का एड्रेस ह्यूमन नीड, जो ह्यूमंस की नीड है उन्हें फुलफिल करना था न्यू क्लासिकल का। और मॉडर्न का है एड्रेस रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनके रोल को समझाना अप्रोच थी मॉडर्न थ्योरी की। ओरिजिन है क्लासिकल का, ओरिजिन कहाँ से होता? तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब जो थ्योरी अप्रोच अप्लाई की गई थी मैनेजमेंट की, यूज की गई थी, वो थी क्लासिकल। फिर जो न्यू क्लासिकल है वो इमर्ज्ड एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। जैसे जैसे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता गया तब ये न्यू क्लासिकल अप्रोच आई थी। और ये मॉडर्न वाली कब आई है? तो इमर्ज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मॉडर्न अप्रोच आई है। सुटेबिलिटी है तो क्लासिकल कहाँ सुटेबल होती है? ऑर्गेनाइजेशन विद क्लियर लाइन डिस्ट्रिक्शन, जहाँ पर टॉप लेवल और फैक्ट्री वर्कर के बीच में डिवीजन हो रखा हो, वहां पर क्लासिकल थ्योरी अप्रोच सही काम करती है। न्यू क्लासिकल कहाँ काम करती है? मेजोरिटी ऑफ वर्कर हाईली स्किल्ड, जहाँ ज्यादातर वर्कर स्किल्ड हों। और मॉडर्न का काम करती है? ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से डील किया जा रहा है वहाँ मॉडर्न अप्रोच काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्लासिकल में होता है सेंट्रलाइज्ड, न्यू क्लासिकल में डिसेंट्रलाइज्ड और मॉडर्न में ओपन ऑर्गेनाइजेशन होती है। की स्ट्रेंथ तो क्लासिकल से हाई प्रोडक्टिविटी होती है, न्यू क्लासिकल से हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहते हैं और मॉडर्न अप्रोच से प्रमोट होता है इनोवेशन। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ही आपका मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, जो कि आज की वीडियो में हम 2 यूनिट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5। वो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, अब बाकी बची है हमारे पास 5th यूनिट। आप लोगों को कुछ को लग रहा होगा कि इसमें तो आधी चीजें हैं, आधी चीजें हमारे पास है ही नहीं, ये है वो है। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ ये एक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, इसमें मेरे को सारी चीजें कवर नहीं करनी थी। जो जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज थी जितनी भी वो मैंने छोड़ दी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में गिवन है बट आपके स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं है, तो वो चीज भी मैंने इसमें कवर नहीं कर रखी है, ठीक है। तो देखिए अब है कि हमारे पास यूनिट नंबर 5 जो कि है कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो नंबर 1 दिया गया है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। देयर इज अ वेव ऑफ अपोजिशन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का अपोजिशन किया जा रहा है, मतलब सब उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। द इमीडिएसी ऑफ सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट ड्रामेटिकली विद डेलिब्रेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो
सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बढ़ रहा है यूथ्स के ऊपर, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके अगेंस्ट सारे जा रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंट्स द वर्ल्ड वाइड स्टॉक ऑफ रोबोट विल एक्सपेंड इन कमिंग ईयर एंड द सिमिलर नंबर ऑफ जॉब विल बी लॉस्ट। टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब जैसे जैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आगे चल के ये लग रहा है कि रोबोट्स आ जाएंगे और उतनी जॉब्स खत्म हो जाएंगी मैनेजमेंट की। थर्ड है सेफ्टी इन इकोनॉमिक फोर्सेस। तो पॉलिसी रिफॉर्म एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट आर ड्राइवन बाय सेफ्टी इन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर की वजह से जो पॉलिसी रिफॉर्म है और डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हो रखे हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। फोर्थ है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो वी आर डिप्लीटिंग अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से और ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन सब का डिप्लीशन हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। फिफ्थ है इंक्रीजिंग वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज। राइजिंग सोशल इनइक्वलिटीज कॉज्ड बाय अनइक्वल एंड इनकम डिस्पैरिटीज। और क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में, मैनेजमेंट में एक बैलेंस ना होने की वजह से इनकम की डिस्पैरिटी, मतलब सभी के किसी के पास ज्यादा इनकम हैगी, किसी के पास बहुत ही ज्यादा कम हैगी, ये बढ़ता जा रहा है। सिक्स है चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। पीपल चूज आइडेंटिटी नॉन कंटिन्यू टू इंस्पायर वायलेंस। पीपल्स क्या चूज कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वायलेंस शुरू कर रहे हैं, अब्यूज करना शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेवंथ है लैक ऑफ विजन एंड इंसाइट। वी नीड अ सिस्टम लीडरशिप स्ट्रेटेजी दैट प्रमोट लोकल कोलैबोरेशन एंड ग्रेटर एंगेजमेंट अक्रॉस सोसाइटी। जो लोगों के सोचने और समझने की शक्ति है एक तरीके से वो खत्म होती जा रही है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एट्थ है मोबिलिटी एंड रिलोकेशन। मोबिलिटी एंड रिलोकेशन आर अनइक्वली एंड अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंक्रीज मोबिलिटी रिजल्ट इन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एसेसिबिलिटी ऑफ ट्रेवल मोबाइल वेल्थ पेंडेमिक फास्टर। मोबिलिटी क्या होता है, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं जॉब्स वगैरह के चक्कर में, जिससे क्या होता है जहाँ के वो ओरिजिन से हैं वहीं के ओरिजिन को वो छोड़कर चले जाते हैं और वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपने ओरिजिन से। नाइन्थ है माइक्रो मैनेजिंग। मैनेजर मस्ट एबल टू डिसाइड विच वर्क दे कैन कंप्लीट ऑन देयर ओन एंड विच टास्क दे कैन डेलीगेट टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को अपनी पावर डेलीगेट करते जा रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो ये हो गया चैलेंजेस क्या आते हैं मैनेजमेंट के। आप लोगों को ये इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है, आपने इससे पहले आज तक ये नहीं पढ़ा है कहीं पर भी किसी भी क्लासेस में। अब आएगा फैक्टर रिशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट। क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो रिशेप कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट को। तो नंबर वन है कस्टमर ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट शुड डेवलप अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन इन विच एम्प्लॉई आर पोलाइट एंड कॉर्टियस अवेलेबल एंड इन्फॉर्म्ड एंड विलिंग टू गो अबव एंड बियॉन्ड द प्लीज कस्टमर। मैनेजर्स को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए जिसमें कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो, जो कि एम्प्लॉयज जिसमें पोलाइट हो, कॉर्टियस हो, अवेलेबल हो, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें और आगे जाने की इच्छा रखते हों। सेकेंड है इनोवेशन। तो इनोवेशन इज नॉट जस्ट फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट एंटरप्राइज। इनोवेशन एक्टिविटी कैन बी सीन इन वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा टेक्नोलॉजी होना, ज्यादा टेक्निकल एडवर्टीजमेंट होना, ये सारी चीजें नहीं है। इनोवेशन में कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, ये एक बहुत वाइड रेंज की ऑर्गेनाइजेशन होती है। थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी इशू आर नाउ ऑक्यूपाइंग द एजेंडाज ऑफ बिजनेस लीडर एंड फॉर नॉर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस। जो सस्टेनेबिलिटी इशू हैंगे वो आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रनिंग अ कंपनी इज मोर सस्टेनेबल मैनर रिक्वायर मैनेजर टू टेक नॉलेजेबल डिसीजन। सस्टेनेबल मैनर में किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजर को ज्यादा नॉलेज और डिसीजंस की जरूरत पड़ती है। फोर्थ है एथिकल बिहेवियर्स। तो अ मैनेजर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज और मोरालिटी वैल्यू पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। किसी भी मैनेजर का बिहेवियर कैसे पता लगता है, उसकी मोरालिटी, वैल्यूज, पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस है। मैनेजर कैन इनकरेज एथिकल बिहेवियर बाय हायरिंग एम्प्लॉय विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड। मैनेजर अपना बिहेवियर को कैसे एथिकल बना सकते हैं, ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करके वो अपने बिहेवियर को भी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, फर्म नीड टू इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉय बेनिफिट आर फाउंडेड ऑन फेयरनेस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रिसर्च परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट आर की ड्राइवर ऑफ रिटेंशन एंगेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिटेंशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर रहना, उनकी एंगेजमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रहना। परफॉर्मेंस उनकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उन्हें जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब इसमें कुछ थ्योरिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। तो नंबर वन हर्ट्जबर्ग हैंगे, व्यू पॉइंट इनका क्या था,
तो ही स्टडी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ वर्क, इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का की स्टडी करी है टू ऑफ वर्क टू बेटर अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ही फाउंड दैट फैक्टर दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन डिफर फ्रॉम दोज दैट कॉज अनहैप्पीनेस। द सेटिस्फायर आर मोटिवेटर एंड डिससेटिस्फायर आर हाइजीन। जो सेटिस्फायर होते हैं वो मोटिवेटर्स होते हैं, जो डिससेटिस्फायर होते हैं वो हाइजीन होते हैं। There are two separate human needs, portrayed and physiological demands that can be met with money and activities that promote growth। इन्होंने बताया कि दो तरीके की ह्यूमन की नीड्स होती हैं, एक होती हैं जो मॉनेटरी चीज़ों से फुलफिल की जा सकती हैं, एक होती हैं जो नॉन मॉनेटरी चीज़ों से फुलफिल की जा सकती हैं। सेकेंड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज फंक्शन ऑफ एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, मोटिवेशन एंड इट्स एक्सप्रेस्ड एज। परफॉर्मेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है किस किस चीज का, एबिलिटी का, अपॉर्चुनिटी का और मोटिवेशन का। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं P=FAOM। इट मीन्स परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी possessed by individual opportunities and individual may explore and motivation level provided to them। तो एक परफॉर्मेंस किस चीज पर बेस होती है, किस चीज पर बेस्ड होती है? तो किसी इंडिविजुअल की क्या एबिलिटी है, उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, वो कैसे मोटिवेट हो रहा है, उस पर उसकी परफॉर्मेंस बेस करती है। प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर एम्प्लॉय ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो कोई एम्प्लॉय कितने आउटपुट बना रहा है एक सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। थर्ड है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। तो इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन और अवार्ड गिवन टू एम्प्लॉय एट ऑल लेवल इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। ये क्या होता है? जब एम्प्लॉय को कोई भी रिम्यूनरेशन या सैलरी मतलब या रिवॉर्ड दिया जाता है, किसके बदले में? उनके वर्क के बदले में, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रिवार्ड। इट इज स्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिवॉर्ड एंड इंस्पायर एम्प्लॉय फॉर देयर गुड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ये किस लिए दिया जाता है? कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई है, इसलिए ये उन्हें दिया जाता है। Employee offer a variety of resources such as time, effort, knowledge, skills, energy to organization, and in exchange organization provide benefit like pay raise, bonus, recognition, etc। एम्प्लॉयज अपने कई सारे एफर्ट जैसे कि टाइम, कई सारी चीजें जैसे कि टाइम्स, एफर्ट्स, नॉलेज, स्किल्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिटर्न में ही बेनिफिट्स देता है जैसे कि पे रेज, बोनस, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कॉर्पोरेशन एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट। कोई भी जब एक कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अप्रोच करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। इट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन की, विच इज स्टेट इन विच इकोनॉमिक अराउंड वर्ल्ड बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो कि किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? सभी देश की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। पर्पस क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन का? तो नंबर 1 है एक्सपेंशन। कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर क्यों जाएगा? एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को। सेकंड है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट के लिए, मतलब अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो उसे अच्छी कॉस्ट मिलेगी जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। फोर्थ है एसेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो उसे नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी, पाने को मिलेंगी। फिफ्थ है गुडविल एंड इमेज। अपनी गुडविल और इमेज बनाने के लिए। अब नीड क्या होती है इंटरनेशनलाइजेशन की? तो मार्केट ग्रो करने के लिए, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, स्मूथ सर्वाइवल, लंबे समय तक चलते रहने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एजेस, कंपटीशन करने के लिए। ये सारी नीड्स होती हैं इंटरनेशनलाइजेशन की। प्रोसीजर क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन में? तो नंबर 1 सबसे पहले डिटरमाइन रीजन। सबसे पहले हमें रीजन ढूंढना पड़ता है कि हमें इंटरनेशनलाइजेशन करना क्यों है। फिर अंडरटेक अ शॉर्ट एनालिसिस। फिर शॉर्ट एनालिसिस करना होता है एनवायरनमेंट का, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को समझना होता है। फिर सिलेक्ट एन ऑफरिंग फॉर फॉरेन मार्केट। फिर एक ऑफर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो फॉरेन मार्केट में हमें पहुंचाए। फिर हैगा सिलेक्ट अ मार्केट टू एंटर। एक मार्केट को सिलेक्ट करना पड़ता है हमें किस मार्केट में एंटर करना है। फिफ्थ है डिटरमाइन टाइप ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट को डिटरमाइन करना पड़ता है। और डिटरमाइन टाइम एंड चैनल ऑफ एंट्री। और टाइम और चैनल को डिसाइड करना पड़ता है एंट्री का। ठीक है, हमने देख लिया इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है। अब आएगा डिजिटलाइजेशन। तो इट रेफर्स टू डिजिटल चेंज ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जब इकोनॉमी या सोसाइटी में कोई भी डिजिटल चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन। दिस नोटेशन इज अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिविजुअल एज ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी टू एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है? जो पुराने समय में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर होती थी उससे अब चेंज होकर जब टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी है तो उसे हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। इट रिजल्ट इन मर्जिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये क्या होता है?
ऑफलाइन को ऑनलाइन में मर्ज कर दिया गया है इसके अंदर। इट हैज इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड रेडिएशियल शिफ्ट इन सेवरल इंडस्ट्री। इसका कुछ इंडस्ट्री पर अफेक्ट हुआ है, किस वजह से? टेक्नोलॉजी और रेडिएशन शिफ्ट होने की वजह से। द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन नोन एज डिजिटलाइजेशन। ये एक प्रोसीजर होता है किस चीज का? ट्रांसफॉर्म करने का इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जब हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो होता है डिजिटलाइजेशन एक तरीके से। दिस फॉर्मल डिस्प्ले डाटा इज इन फॉर्म ऑफ बिट एंड बाइट्स। ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? बिट और बाइट्स, जो गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स ये सारी होती हैं, मतलब एमबी, जीबी, टीबी, इन फॉर्म में ये हमें डाटा मिलता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं डिजिटलाइजेशन के? तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट करता है, रिड्यूस करता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ा देता है वर्कर के लिए, वर्कर का टाइम कम यूटिलाइज करके। थर्ड है प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंट वर्कफ्लो, इंक्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विजिबिलिटी। जब सारी चीजें डिजिटल होंगी तो कोई भी हमारे पास धोखाधड़ी का काम नहीं रहेगा, और धोखाधड़ी का काम नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी विजिबल होगी और वो हर किसी को अकाउंटेबल रह सकती है। फोर्थ है रिड्यूस एरर, डिजिटलाइजेशन से एरर कम हो जाते हैं क्योंकि सारा काम मशीन्स के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हमारे पास जब बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। Sixth है reliability and efficiency. It ensure that each activity is performed consistently, resulting in high quality trustworthy output. मतलब इससे efficiency बढ़ती है, reliability बढ़ती है आउटपुट के ऊपर। ड्रॉबैक्स क्या क्या है डिजिटलाइजेशन के? तो गिविंग अप कंट्रोल ऑल्सो एक्सपोज टू डिजिटल क्राइम। ज़्यादा अगर डिजिटली हो जाते हैं हम तो डिजिटल क्राइम का वो हो जाता है, डिजिटल क्राइम होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड है इजिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इट्स मिसयूज। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल मिल जाएगी तो उसका ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। थर्ड है क्विकली सुपरफिशियल नेचर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन मोर पैसिव सोसाइटी। अगर क्विकली कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो सोसाइटी कैसी? आलसी हो जाएगी एक तरीके से, कोई भी वर्क वो अपने आप करना नहीं चाहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो अ पर्सन हु पजेस द एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन टू लॉन्च, मैनेज एंड बी सक्सेसफुल इन स्टार्टअप एंटरप्राइज कपल्ड विद रिस्क नेसेसरी टू डू सो इट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने एप्टीट्यूड और मोटिवेशन के साथ किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करता है और उसमें रिस्क लेने को खुद तैयार होता है, तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, लेबर एंड कैपिटल। एक एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? जो उसने कॉम्बिनेशन यूज करा होता है लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज का और लेबर और कैपिटल का, उससे उसके प्रॉफिट जनरेट होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इंटेल्स चेंजिंग द वर्ल्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिसोल्विंग सिग्निफिकेंट इशू। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खत्म करती है, वर्ल्ड को चेंज करती है। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइड व्हेन पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस टू इम्प्लीमेंट देयर आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो जब कोई पर्सन अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई अपने आइडिया के साथ, तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो पर्सन स्टार्ट करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। वैल्यू क्या है एंटरप्रेन्योर की? तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। जब एंटरप्रेन्योर अपना कोई स्टार्टअप करता है तो उसमें वर्कर्स की जरूरत होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सेकंड इनोवेशन, वो किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करता है? किसी भी कोई भी चीज को लेकर जब वो अपडेटेड वर्जन उसका लाता है या किसी चीज को नई कोई चीज बनाता है तो इनोवेशन करता है। थर्ड है चेंज, एंटरप्रेन्योर कैन डेवलप न्यू गुड्स थ्रू एड्रेस प्रेसिंग इशू और टेक ऑन टास्क ऑफ डेवलपिंग समथिंग दैट नेवर एग्जिस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? चेंज लाते हैं सोसाइटी के अंदर, नई चीजें लाकर या जो पुरानी चीजें हैं उनमें इनोवेशंस कर कर। फोर्थ है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूट मोर टैक्सेस। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, कैसे? ज्यादा टैक्स पे कर कर। हायर नेशनल इनकम, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कंट्री की हायर नेशनल इनकम के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? तो वही सारे हैंगे, जॉब क्रिएट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं ये सोसाइटी का, और प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन क्या होता है? तो इट इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ आइडिया दैट रिजल्ट इन न्यू टाइप ऑफ ऑफरिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, मॉडल्स। ये क्या होता है इनोवेशन? तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ आइडिया, जब हम अपने आइडिया को अच्छे से अप्लाई करें जिससे क्या हो कोई नई चीज बन के आए, तो उसे हम कहते हैं इनोवेशन। इट शुड बी सेंटर ऑफ योर बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का सेंटर होता है। डन ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए हमें ये डेली बेसिस पर करनी पड़ती है इनोवेशंस।
इट इज प्रोसेस थ्रू विच एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे एंटरप्रेन्योर नई वेल्थ प्रोड्यूसिंग मतलब नई इनकम के सोर्सेज ढूंढने वाले चीजें बनाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इनोवेशन की, तो क्रिएट न्यू गुड्स टू बेटर मीट डिमांड ऑफ कस्टमर। नई नई चीजें बनती हैं इनोवेशन के अंदर कस्टमर के डिमांड को मीट आउट करने के लिए। इंक्रीज रेवेन्यू बाय इंप्रूविंग क्वालिटी, रेवेन्यू बढ़ाते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करके। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को कम कर देते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं बिजनेस की। सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसके साथ ये अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। एडवांटेजेस देंगे हमारे पास इनोवेशन के, तो नंबर 1 है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। ये जो हैगा इनोवेशन ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, अच्छी कर देता है प्रोडक्टिविटी। सेकंड है लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर देता है। थर्ड है न्यू मार्केट एंड पीपल, इनोवेशन की वजह से नई नई मार्केट्स में हम पहुंच पाते हैं, नए नए लोग हमसे जुड़ पाते हैं। फोर्थ है कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, जब आप कोई नई चीज बनाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा हो जाएंगे। फिफ्थ है ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी होती है बिजनेस की इनोवेशन की वजह से। ये हो गया हमारा इनोवेशन का टॉपिक। अब आएगा वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, तो ये क्या होता है, इट इंटेल्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिंग, एक्सेप्टिंग, वैल्यूइंग डिफरेंस एंड प्लीजिंग अदर्स। द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू वर्क इन कॉर्पोरेट रेफर्ड एज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब जब हम अलग अलग तरीके के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का मौका देते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ब्रिंग वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, इससे क्या होता है हमारे बिजनेस को हर टाइप की नॉलेज मिल पाती है। डाइवर्सिटी एक्सपेंड्स कंपनी रीच एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैलेंटेड ग्रुप्स, ये इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रीच होती है, कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर रीच होती है, मतलब जहाँ जब बहुत सारे तरीके के लोग होंगे तो उतने तरीकों की रीच पहुंच पाएगी कंपनी की। इट एनेबल बिजनेस टू कनेक्ट विद नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ देयर डाइवर्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर बेस, और इससे क्या होता है जो उनके डाइवर्स कस्टमर्स होते हैं ना उन तक भी उनकी डिमांड को वो पूरा कर पाते हैं उन डाइवर्स एम्प्लॉयज की वजह से। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, तो व्हेन कंपनी हायर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड इट फास्टर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। सेकंड है डाइवर्स कंपनी आर एबल टू अट्रैक्ट मोर मोटिवेटेड एंड बेटर एम्प्लॉय देन अदर। डाइवर्स कंपनी होती हैं उनमें ज़्यादा मोटिवेटेड और अच्छे एम्प्लॉय आ पाते हैं बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। थर्ड है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फोर्थ है डाइवर्सिटी बेनिफिट कंपनी बाय इंप्रूविंग इट्स कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर को इंप्रूव करती है डाइवर्सिटी। फिफ्थ है वर्किंग विद कलीग्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, कई सारे तरीके के लोगों के साथ काम करने से एम्प्लॉयज की भी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अब आएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आपको सभी को पता ही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड ऑफिशियल गवर्नमेंट एंटायर पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें जिसको हम चुनते हैं वो कंट्री को चलाता है। वर्कप्लेस डेमोक्रेसी रेफर्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इनटू वर्कप्लेस वाया टूल सच एज वोटिंग, एम्प्लॉय ओनरशिप, पब्लिक डिबेट। वर्कप्लेस डेमोक्रेसी हमें समझना है ये क्या होता है, तो जब हम एक कंपनी के अंदर डेमोक्रेसी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें तो उसे हम कहते हैं वर्कप्लेस डेमोक्रेसी। ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वोटिंग करवाएं, हम एम्प्लॉयज के ओनरशिप दें, कुछ पब्लिक डिबेट करवाएं, इन सारी चीज़ों से वर्कप्लेस डेमोक्रेसी क्रिएट हो सकती है। ऑल दिस डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन साइज, टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड वर्क कल्चर। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, टाइप पर, ऑब्जेक्टिव पर और कल्चर पर। एडवांटेज क्या होते हैं, तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं, लॉयल रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। सेकंड है एम्प्लॉयज एक्यूमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट फॉर प्लानिंग, मतलब एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग अच्छे से हो पाती है। थर्ड है इन्वॉल्व नंबर इन डिसीजन मेकिंग बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, जब एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है तो उनका मोरल भी इंक्रीज होता है। फोर्थ पीपल वांट टू वर्क वेयर दे फील अप्रिशिएटेड, लोग वहीं काम करना चाहते हैं जहां उनको अप्रिसिएशन मिले, तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट स्मार्ट क्रिएटिव पीपल्स। अब बात आती है सोशियोक्रेसी की, तो ये क्या होता है, इट इज बोथ सोशल आइडियल दैट वैल्यू इक्वलिटी एंड पीपल्स राइट टू डिटरमाइन देयर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये क्या होता है, ये दोनों होता है, सोशल आइडियल मतलब इक्वलिटी भी होती है यहाँ पर और पीपल्स के पास राइट भी होता है कि वो अपने जीने के तरीके को चूज कर सके। सोशियोक्रेसी अचीवमेंट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वॉइस बाय आस्किंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर टू कंसेंट टू डिसीजन इन सर्कल रेदर देन हायरार्किकल सिलेक्टिंग मेजोरिटी,
सोशियोक्रेसी में क्या होता है, सभी मेंबर से उनकी राय ली जाती है कि आपको ऐसा क्यों पसंद है, कोई डिसीजन में आपका ये राय क्यों है, ना कि बाकी हायरार्कियल लेवल की तरह की जो मेजोरिटी होगी वही डिसीजन ले लिया जाएगा। डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज मेजोरिटी रूल, वेयर एज सोशियोक्रेसी प्रायोरिटाइज इंक्लूजन ऑफ ऑल वॉइस। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजोरिटी रूल होता है उसे प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि सोशियोक्रेसी में क्या होता है, ये सभी के बातों को सुनता है। इट इज अपोज टू डेमोक्रेटिक मेजोरिटी रूल, ये डेमोक्रेसी के अपोजिट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। इन सभी यूनिट्स, दोनों यूनिट्स को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। मे बी आपकी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।